सेकेंड यूनिट समाजवाद एवं मार्क्सवाद। समाजवाद का अर्थ विभिन्न समाजवाद विचारधारा जैसे कि फैबियन समाजवाद, अवसरवाद, श्रम संघवाद, सिंडिकलिज्म और श्रेणी समाजवाद जिसको गिल्ड समाजवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स का जीवन कार्य एवं मार्क्स के सिद्धांत एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वितीय इकाई मतलब सेकेंड यूनिट। समाजवाद क्या है, इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। समाजवाद की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अपनी सभी कमियों के उपरांत समाजवाद एक श्रेष्ठ विचारधारा है, इसकी विवेचना कीजिए। समाजवाद आधुनिक युग की सर्वाधिक सशक्त एवं लोकप्रिय विचारधारा है। संसार के अधिकांश देश अपने आप को समाजवादी घोषित करने में गर्व अनुभव करते हैं, परंतु विभिन्न विद्वान एवं देशों द्वारा अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने के कारण समाजवाद का स्वरूप अत्यधिक लचीला हो गया है। रैमजे मेयर के अनुसार समाजवाद एक गिरगिट के समान है, यह अपना रंग परिस्थिति के अनुसार बदलती है। इसी प्रकार CEM जूड ने समाजवाद की विविधता के संबंध में कहा है कि समाजवाद उस टोप के समान है जो जिसने अपनी आकृति खो देती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनता है। निस्संदेह समाजवाद में बहुत विविधता है, परंतु विविध के उपरांत भी समाजवाद की कुछ मूलभूत एकता भी है। अधिकांश समाजवादी इसमें समानता, पूंजीवाद के अंत एवं शोषण विहीन समाज की स्थापना हेतु सिद्धांत में आस्था रखते हैं। समाजवाद की परिभाषा। विद्वानों ने अपने अपने ढंग से समाजवाद की परिभाषा दी है। क्या आश्चर्य की बात है कि विश्व की राजनीति के साहित्य में समाजवाद की परिभाषाओं का एक जाल सा बिछ गया है। भारत में समाजवादी आंदोलन के संस्थापक में से एक श्री जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा है कि समाजवादी समाज एक ऐसा वर्ग विहीन समाज होता है जिसमें सब श्रमजीवी होंगे। इस समाज में व्यक्तिगत संपत्ति के लिए मनुष्य के श्रम का शोषण नहीं होगा। इस समाज में सारी संपत्ति राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति होगी। आय संबंधी भीषण विषमताएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगी। ऐसे समाज में मानव जीवन और उसकी प्रगति योजना अनुकूल होगी और सब लोग सबके हित के लिए जीवित रहेंगे। आचार्य नरेंद्र देव के शब्दों में समाजवाद का ध्येय वर्गहीन समाज की स्थापना है। यह वर्तमान समाज का एक प्रकार संगठन करना चाहता है कि प्रत्येक या परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले लोग, शोषण और शोषित, पीड़क और पीड़ित का अंत हो जाए। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने समाजवाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि यदि हम समाजवाद को भूमि और संपत्ति के सामाजिक स्वामित्व के अर्थों में लें तो हम समाजवाद के मूल तत्व के अधिक निकट पहुंच सकते हैं। रैमजे मैकडॉनल्ड के अनुसार समाजवाद की इससे अधिक अच्छी परिभाषा नहीं दी जा सकती कि समाजवाद की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं, गुण बताइए। सभी भिन्नताओं के उपरांत समाजवाद में मुख्य विशेषता और गुण इस प्रकार हैं। पहला आता है पूंजीवाद का अंत होता है, समानता में विश्वास रखता है, व्यक्ति को नहीं समाज को महत्व देता है, स्वतंत्रता आवश्यक है, इसमें प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग है, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व है। ये सब समाजवाद की क्या हो जाएंगी, विशेषता हो जाएंगी। पहले आता है पूंजीवाद का अंत। सभी समाजवादी यह मानते हैं कि समाज की वर्तमान बुराइयों का कारण पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली है। श्रमिकों की दुर्दशा और उनकी अमानुषिक स्थिति के लिए पूंजीवाद ही दोषी है। पूंजीवादी शोषक होते हैं तथा वे श्रमिकों के मेहनताने का शोषण करके ही संपन्न बनते हैं। अतः समाजवाद यह चाहता है कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिए पूंजीवाद का विनाश आवश्यक है। पूंजीपति मारे जाएं या जीवित रखे जाएं, इसके बारे में मतभेद हो सकता है, परंतु इस संबंध में कोई मतभेद नहीं है कि संपत्ति का निजी स्वामित्व समाप्त किया जाए, पूंजीवादी व्यवस्था का अंत किया जाए। समानता में विश्वास। सभी
समाजवादी इस संबंध में भी एकमत हैं कि मनुष्य और मनुष्यों के बीच व्यापक असमानता का अंत होना चाहिए। इसलिए तो प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। समाजवाद वास्तव में समानता का ही एक दर्शन है। प्रोफेसर बुल्जे ने कहा है कि समान या समता का सिद्धांत समाजवाद का केवल एक आधारभूत सिद्धांत ही नहीं, परंतु यह वह प्रसिद्ध सिद्धांत भी है जिसने श्रमिकों के मस्तिष्क को मुट्ठी में भर लिया है। व्यक्ति को नहीं, समाज को महत्व देते हैं। समाजवादी विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा के सर्वथा विरोधी विचारधारा है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति ही सर्वस्व होता है, व्यक्ति ही केंद्र बिंदु होता है, परंतु समाजवाद व्यक्ति के स्थान पर संपूर्ण समाज का उत्थान चाहता है। समाजवाद के लिए व्यक्ति की अपेक्षा समाज अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी समाजवादी चाहते हैं कि वह संघ समाजवादी हो और साम्यवादी स्वप्नलौकिक समाजवादी गिल्ड समाजवादी इंग्लैंड में समष्टिवादी हो। भारत के प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज द्वारा व्यक्ति को पूर्णतः मुक्त छोड़ने के पक्ष में नहीं है। विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में तो उत्पादन और वितरण पर समाज का, चाहे वह राज्य के रूप में हो या श्रमिक संघों के रूप में, नियंत्रण चाहते हैं। स्वतंत्रता आवश्यक। अन्य विचारधाराओं के समान समाजवाद भी मानव स्वतंत्रता का समर्थन करता है। यह मानता है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, परंतु अन्य विचारधाराओं की ही भांति स्वतंत्रता के संबंध में समाजवादियों का दृष्टिकोण मौलिक ही है। समाजवादी नियंत्रण के अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानते। सभी समाजवादी यह मानते हैं कि ठोस परिस्थितियों की उपस्थिति में समाज के उत्थान के लिए कार्य करने की सुविधा का नाम स्वतंत्रता है। गरीबी और असमानता में स्वतंत्रता का क्या अस्तित्व है? स्वतंत्रता के उपयोग के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आर्थिक असमानता और निर्धनता का अंत किया जाए। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य है कि वह वातावरण का निर्माण जिसमें व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियां उपलब्ध हों। स्वतंत्रता रचनात्मक होती है, इसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। स्वतंत्रता के संबंध में सभी समाजवादी लास्की के इस दृष्टिकोण से सहमत होंगे। प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग। समाजवाद में आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए कोई स्थान नहीं है। समाजवाद स्पेंसर कि इस तर्क को नहीं मानता कि उत्पादन की वृद्धि और आर्थिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो। यह प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग को प्रतिष्ठित करते हैं। सभी समाजवादी यह स्वीकार करते हैं कि समाज के विकास के लिए परस्पर सद्भावना, सहयोग एवं सरकार की आवश्यकता है। उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व। समाजवाद यह मानते हैं कि समाज में गरीबी, दरिद्रता, शोषण और असमानता के कारण यह है कि कुछ थोड़े से व्यक्ति उत्पादन के साधनों के स्वामी बने बैठे हैं। संपत्ति की निजी स्वामित्व गलत है। संपत्ति समाज की धरोहर होती है, क्योंकि कुछ व्यक्ति विशाल संपत्ति के स्वामी बने बैठे हैं, अर्थात उत्पादन के साधनों के मालिक बन जाते हैं। वे अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। अतः समाजवाद उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करना चाहता है। सभी समाजवादी उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति के स्थान पर समाज का नियंत्रण चाहते हैं, चाहे वह समाज के राज्य के रूप में हो या फिर संघ या श्रम संघों के रूप में। समाजवाद की आलोचनाएं या दोष। अस्पष्ट विचारधारा है समाजवाद की। समाजवाद भी एक आदर्शवादी विचारधारा है। समाजवाद एक अधूरा दर्शन है। समाजवाद नौकरशाही का दूसरा नाम है और समाजवाद में स्वतंत्रता उपेक्षित है। पहले आती है अस्पष्ट विचारधारा। समाजवाद के संबंध में सबसे उल्लेखनीय बात यही कही जा सकती है कि यह एक सर्वतः अस्पष्ट विचारधारा है। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसका कोई सर्वमान्य स्वरूप नहीं है। वर्तमान पूंजीवादी समाज व्यवस्था का अंत होना चाहिए, परंतु नई समाज रचना का स्वरूप जैसा हो वह एकदम अस्पष्ट है। स्वयं समाजवादी विचारकों के इस संबंध में अलग अलग विचार हैं, उनके रास्ते अलग हैं, मंजिलें भी अलग हैं। परस्पर विरोधी विचारधारा के विद्वान भी समाजवादी बनाने का दावा करते हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि
समाजवाद एक अस्पष्ट अति शिथिल विचारधारा है। समाजवाद भी एक आदर्शवादी विचारधारा है। समाजवाद वास्तव में एक कल्पना लोकीय एवं आदर्शवादी विचारधारा है। एक सच्चे समाजवादी समाज की स्थापना एक सुंदर स्वप्न ही है। मार्क्स के पूर्व के समाजवादी को तो स्वयं मार्क्स ने ही कल्पना लौकिक बताया है। मार्क्स और इसके बाद के समाजवादी भी कल्पना लौकिक ही हैं। कहा जाता है कि मार्क्स का साम्यवाद रूस, चीन, पूर्वीय यूरोपीय देशों में लागू हो जाता है, परंतु इन देशों की व्यवस्था मार्क्स के विचारों से काफ़ी दूर है। समाजवाद एक अधूरा दर्शन है। समाजवादी यह मानते हैं कि समाजवाद एक पूर्ण जीवन दर्शन है। यदि समाजवाद एक जीवन दर्शन है तो यह मानना होगा कि समाजवाद एक अधूरा जीवन दर्शन है, क्योंकि समाजवाद में मनुष्यों के केवल भौतिक पक्ष पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह केवल शरीर की भूख प्यास मिटाने का दर्शन है। इसमें आत्मा की प्यास बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें मनुष्यों के आध्यात्मिक पक्ष की सर्वतः अपेक्षा या उपेक्षा की जाती है। समाजवाद वास्तव में एक विशुद्ध भौतिकवाद दर्शन है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी शोषण का अंत करना है। परंतु क्या मनुष्यों के समस्त कष्ट गरीबी या आर्थिक अभाव के कारण ही होते हैं? मनुष्यों की मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक तड़प का समाजवाद के पास कोई इलाज नहीं है। यदि होता तो स्वयं साम्यवादी देश में फिर से गिरजाघर आबाद होने शुरू न होते। समाजवाद नौकरशाही का दूसरा नाम है। समाजवादी चाहते हैं कि निजी उद्योग एवं विशाल संपत्ति के निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर उद्योगों पर समाज का नियंत्रण स्थापित किया जाए। व्यवहार में इसका अर्थ है बड़े बड़े सरकारी अफसरों के हाथों में उत्पादन के साधन सौंप दिए जाएं। समाजवाद में सारी सत्ता पूंजीपतियों से छीनकर सरकारी अधिकारियों के हाथ में आ जाए या आती जाए, और इसी का नाम नौकरशाही है। और यह नया अधिकारी वर्ग भी पूंजी वर्ग की तरह विलासिता और आमोद प्रमोद में मगन रहता है, जबकि श्रमिक वर्ग उसी अभाव की स्थिति में सड़ता रहता है। समाजवाद में स्वतंत्रता उपेक्षित। समाजवाद का केंद्र बिंदु समता ही है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य भी समाजवादी समाज की स्थापना करना है। समता पर इतना अधिक बल देने का परिणाम यह होता है कि समाजवाद में स्वतंत्रता उपेक्षित ही रह जाती है। साम्यवादी समाजवाद में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जिस निरंकुशता के साथ दमन किया गया है, उससे तो नाजीवाद को भी लज्जा आ जाती है। स्टालिन के अत्याचारों का भाड़ाफोड़ स्वयं खुर्चीव को करना पड़ा। जहाँ तक समाजवाद की दूसरी शैलियों का प्रश्न है, उससे भी राज्य को उतनी अधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। उदाहरणतः भारत में भी समाजवाद के नाम पर समाचार पत्रों के पंख काटने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, और न्यायपालिका तक की स्वतंत्रता का गला घोटने के प्रयत्न किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समाजवाद की विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन कीजिए। समाजवाद की व्याख्या कीजिए और इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। समाजवाद की व्याख्या और उसके लिए उत्तर हेतु पिछला हम देख सकते हैं, मतलब समाजवाद हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आते हैं समाजवाद के विभिन्न रूप। समाजवाद की उत्पत्ति पूंजीवाद की बुराइयों के विरुद्ध एक सशक्त आक्रोश के रूप में हुई थी। सभी समाजवादी यह चाहते थे कि पूंजीवाद द्वारा उत्पन्न आर्थिक असमानता समाप्त होनी चाहिए। मनुष्य द्वारा मनुष्यों के शोषण की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए और कम से कम इन्हें जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं उपलब्ध होनी चाहिए। परंतु यह सब कैसी हो, इस पर विद्वानों एक मत नहीं है। अतः समाजवादी विचारधारा कई शाखाओं एवं उपशाखाओं में बट गई है। समाजवाद की प्रमुख शाखाएं, पहले आती हैं कल्पना लोकीय समाजवाद, फिर आता है साम्यवाद, नेक्स्ट आता है हमारा राजकीय समाजवाद या समष्टिवाद, संघ समाजवाद, गिल्ड समाजवाद। ये समाजवाद के प्रकार हैं। पहला कौन सा है? कल्पना लोकीय
समाजवाद। आधुनिक युग में समाजवाद की शुरुआत जिन विचारकों से हुई है उनमें मुख्य हैं संत साइमन, चार्ल्स फोरियन और रॉबर्ट ओवन। यह मार्क्सवाद के पूर्ववर्ती विचारक हैं। वास्तव में कार्ल मार्क्स ने इनकी समाजवाद को कल्पनालोकीय समाजवाद कहा था और यह नाम, जैसा कि प्रोफेसर डेनिंग ने भी कहा है, कि एक हद तक ठीक ही है, क्योंकि इन सब का समाजवाद यथार्थ से कोसों दूर है। स्वप्नलोकीय समाजवाद यह मानते हैं कि समाज की बुराइयों की जड़ गरीबी और उसके परिणाम हैं, और गरीबी का कारण यह है कि कुछ व्यक्ति जिनके पास संपत्ति है बहुत स्वार्थी होते हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था इनमें प्रतिस्पर्धा के आधार पर उद्योगों का संचालन होता है। समाप्ति होनी चाहिए, पूंजीवाद का अंत होना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद के ही कारण समाजवाद में शोषण होता है। कोकर के शब्दों में स्वप्नलोकीय समाजवादी यह मानते हैं कि समाज में वे जो परिवर्तन चाहते हैं वह समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के न्याय और विवेक की भावना जागृत करने से संभव है। अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें कभी क्रांति की बात नहीं कही। साथ ही कल्पनालोकीय समाजवादियों के स्वप्न भी अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग थे। फिर आता है साम्यवाद। साम्यवाद समाजवाद की एक विशिष्ट शैली है। इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। फ्रेडरिक बैटकिन के शब्दों में कार्ल मार्क्स वह व्यक्ति थी जिन्होंने समाजवाद को यह एक सशक्त विचारधारा प्रदान की थी। मार्क्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कैपिटल में पूंजीवाद की विशद विवेचना की थी। उन्होंने संपूर्ण इतिहास की आर्थिक व्याख्या की और कहा कि संसार की समस्त घटनाओं का संचालन आर्थिक शक्तियों द्वारा होता है। मार्क्स ने बताया था कि संसार में सदा ही दो वर्ग रहे हैं, एक शोषक और एक शोषित। शोषित वर्ग शोषक वर्ग के विरुद्ध सदैव संघर्ष करता रहा है। वर्तमान समाज में भी दो वर्गों में बटा हुआ है, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति शोषक हैं और श्रमिक शोषित हैं। पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध श्रमिक वर्ग का संघर्ष अवश्यंभावी है और इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी। पूंजीपति पर श्रमिकों की विजय के पश्चात श्रमिकों की तानाशाही स्थापित होगी, और जब संसार के समस्त देशों में सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जाएगी तो अंत में एक राजविहीन, वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। यह साम्यवाद का अंतिम लक्ष्य है। राजकीय समाजवाद एवं या समष्टिवाद। मार्क्स के विचारों ने यूरोप के समस्त विचारकों को झंझोर डाला है। वे मार्क्स के विचारों को पढ़ने पर विवश हुए हैं। मार्क्स पढ़ने के बाद उनमें से कईयों को लगा कि साम्यवाद में अनावश्यक रूप से हिंसा और वर्ग संघर्ष पर बहुत अधिक बल दिया गया है। साम्यवाद की स्थापना के लिए रक्त की नदियाँ बहाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे समाजवाद की स्थापना के लिए या धीरे धीरे संसदीय मार्ग से भी समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। राज्य को समाप्त करने के स्थान पर राज्य के माध्यम से ही शांतिपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक उपायों से समाज की स्थापना की जा सकती है। यह विचारधारा राजकीय समाजवाद कहलाई। इन्हें समष्टिवाद भी कहा गया, क्योंकि इसमें राज्यों को ही बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। राज्य के माध्यम से ही समाजवाद की स्थापना का मत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट आता है संघ समाजवाद। ऐसे भी विचारक रहे हैं जिन्हें मार्क्स का साम्यवाद भी बहुत कमजोर एवं शिथिल प्रतीत हुआ। इन्हें मार्क्स की हिंसा एवं क्रांति की बात तो ठीक लगी, परंतु राज्य के साथ समझौते की स्थिति पसंद नहीं आई। ऐसे विचारक मुख्य रूप से फ्रांस में हुए। सोरेल इनका पथ प्रदर्शक थे। यह संघ समाजवादी कहलाए। संघ समाजवाद यह चाहता था कि राज्य को तुरंत समाप्त किया जाए, क्योंकि यह पूंजीपतियों के हाथ में एक शस्त्र है। राज्य ही शोषण का माध्यम है। समाजवाद की स्थापना के लिए इस माध्यम का अंत आवश्यक है। राज्य को समाप्त करने के बाद समस्त सत्ता श्रमिक संघों में बांट दी जाए। उद्योगों का संचालन श्रमिक संघ ही करें और वे ही विचारों का समाधान भी करें। नेक्स्ट आते हैं गिल्ड समाजवाद या श्रेणी समाजवाद। राजकीय समाजवाद
और संघ समाजवाद के बीच का मार्ग है। इसका जन्म 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। इनके संस्थापक मेंटी एवं GDH कोल थे। गिल्ड समाजवाद यह चाहता है कि समाज में गिल्ड या श्रमिक संघ के आधार पर समाज रचना हो। यद्यपि यह विचारधारा राज्य की विरोधी थी, परंतु समाज में एक राजनीतिक गिल्ड की स्थापना में विश्वास भी करते थे। यह राजनीतिक गिल्ड राज्य का एक शोषित और कम शक्ति वाला संस्करण ही है। जहाँ तक राज्य की स्थिति का संबंध है, गिल्ड समाजवाद संघ समाजवादी की भांति राज्य को बुरा मानकर समाप्त भी करना चाहता था, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह राज्य को स्वीकार करता है। रोको ने ठीक कहा है कि ग्रिड समाजवाद अंग्रेजी फेवियनवाद और फ्रांसीसी संघवाद का बौद्धिक शिशु है। इन सभी विचारकों में विभिन्नता होने के उपरांत भी इनकी आत्मा एक है। साथ ही आग्रह शोषण के अंत एवं समानता पर है, इसलिए सभी समाजवादी हैं। नेक्स्ट आता है समाजवाद की परिभाषा दीजिए। जर्मनी में 19वीं शताब्दी में इसके विकास का वर्णन कीजिए। यूरोप में समाजवाद के विकास पर प्रकाश डालिए। समाजवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप के अधिकांश देशों में निहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इस नीति के कारण राज्य श्रमिक की दशा को सुधारना अपना कर्तव्य नहीं समझता था, परंतु इसी काल में कुछ दार्शनिक और विद्वानों ने राज्य या सरकार का ध्यान श्रमिकों की ओर दुर्दशा की ओर आकृष्ट किया और श्रमिकों को भी अपनी दशा सुधारने के लिए संघ का निर्माण करने का सुझाव दिया गया। इसके बाद मजदूर अपनी उचित मांगों को संगठित रूप से प्रस्तुत कर सकें और उनकी प्राप्ति के लिए आंदोलन भी कर सकें। यूरोप में अधिकांश देशों में इन श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान कर दी गई तथा सरकारों ने भी श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए कदम उठाना प्रारंभ किया। साथ ही साथ समाजवाद का विकास हुआ। समाजवाद का अर्थ दरिद्रों की दशा को उन्नत करना था। समाज में आर्थिक समानता की यथासंभव स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील होना था। जिस प्रकार प्रजातंत्र ने राज्यों में राजनीतिक समानता स्थापित की थी, उसी प्रकार समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक समानता स्थापित करना था। समाजवाद का अभिप्राय। विभिन्न विद्वानों ने समाजवाद के भिन्न भिन्न अर्थ निकाले हैं, किंतु सभी समाजवाद इन निम्न 3 विचारों में सहमत थे। पहले आते हैं, यह पूंजीवाद की आलोचना है, अर्थात यह आर्थिक व्यक्तिवाद के विरुद्ध सामाजिक जिहाद है। यह श्रमिक वर्ग मजदूरों की आवाज़ है। समाजवाद धन के वितरण में न्याय चाहता है। इसके लिए उत्पादन के सब साधनों पर समाज का स्वामित्व मान लिया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक सामाजिक विषमता के निवारण के संबंध में संकेत दिए थे। इन्होंने एक समाज के निर्माण की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार की आर्थिक विषमता ना हो। मध्य युग में भी सर थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में यह कल्पना की थी कि एक ऐसा समाज हो जहां सभी व्यक्ति समान रूप से कार्य करें, किसी के पास भी व्यक्तिगत संपत्ति ना हो। इन्हीं के समान अन्य अनेक उदाहरण भी हैं। जब प्राचीन एवं मध्यकाल में विचारकों ने समाजवादी विचार प्रकट किए, परंतु प्राचीन काल एवं मध्यकाल में समाजवाद की भावना धूमिल हो गई तथा उसे केवल दार्शनिकों की कल्पना मात्र अर्थात उसे एक ऐसे आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता था जिसकी प्राप्ति असंभव हो। अनेक विचारक ऐसे स्वर्ण युग की कल्पना किया करते थे जहां सभी व्यक्ति समान और सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हों। सर्वप्रथम फ्रांस की क्रांति ने समानता की कल्पना को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया तथा उसमें सफलता भी प्राप्त की, परंतु फ्रांस की क्रांति सामाजिक समानताओं पर ही विश्वास करती थी। आर्थिक समानता को दूर करने का उस समय कोई प्रयास नहीं किया गया था। तथापि सामाजिक समानता की स्थापना ने विचारकों में उत्साह अवश्य उत्पन्न किया था। औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक असमानता ने तत्कालीन दार्शनिकों को आर्थिक समानता की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया, जो कि समाजवाद की आधारभूत भावना है। समाजवाद का उद्देश्य। समाजवाद आर्थिक
व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक संघर्ष है। यह थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में पूंजी के समन्वित होने का विरोध करता है। यह प्रतिद्वंद्विता के स्थान पर सहयोग में विश्वास करता है। अर्थ विभाजन के विषय में यह ईमानदारी एवं सामाजिक न्याय का समर्थन करता है। समाजवाद के जन्मदाताओं का यह कथन है कि विश्व में फैली हुई आर्थिक असमानता का कारण पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण करना है। पूंजी केवल पूंजी के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकती, यह श्रम और पूंजी के सम्मिश्रण से उत्पन्न होती है। अर्थात कोई मिल माल तैयार नहीं कर सकता, ना लाभ ही ग्रहण कर सकती है जब तक कि उसे श्रमिकों का सहयोग प्राप्त ना हो। अर्थात पूंजीपति पूंजी लगाता है तथा श्रमिक अपने श्रम के द्वारा माल तैयार करते हैं, अतः लाभ पर दोनों का समान अधिकार होना चाहिए। यह अन्यथा है कि पूंजीपति श्रमिकों का श्रम कुछ सिक्के देकर खरीद लेता है। अशिक्षित श्रमिक अपने श्रम का महत्व नहीं समझता, अर्थात आजीविका की खोज में वह पूंजीपति के हाथों बिकने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार पूंजी एवं श्रम के सम्मिश्रण सहयोग से उत्पन्न लाभ पर पूंजीपति अपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है तथा पूंजी के द्वारा पूंजी की वृद्धि होती चली जाती है, परंतु वास्तव में यह पूंजी श्रमिकों का भाग है, उससे पूंजीपति बलपूर्वक अपहृत कर लेता है। दार्शनिक विचार में समस्त पूंजी चोरी का माल है और पूंजीपति ने श्रमिकों के श्रम से प्राप्त किया है, अतः सामाजिक न्याय के लिए पूंजीपतियों से यह चोरी का धन वापस ले जाना चाहिए या ले लेना चाहिए। उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। साम्यवाद का आधारभूत आदर्श यही है कि व्यक्तिगत एकाधिकार के स्थान पर सामूहिक अधिकार होना चाहिए, अतः पूंजी पर सामूहिक अधिकार स्थापित किया जाए, परंतु यह सामूहिक अधिकार जिस प्रकार स्थापित किया जाए इसका उत्तरदायित्व स्वयं सरकार अपने हाथ में ले ले और श्रमिक वर्ग हड़ताल, हिंसात्मक कार्य एवं लूटमार के द्वारा अपने अधिकार स्वयं प्राप्त करने का प्रयास करे। उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार हो, सरकार का, श्रमिक संघ का अर्थात प्रतिनिधियों का? यह प्रश्न ऐसा है जिन पर समाजवादी एकमत नहीं हो सके हैं। सभी समाजवादी विचारक इस मत से सहमत हैं कि पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए, श्रमिकों को उनके उचित अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार होना चाहिए, परंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग उचित है, इस पर सभी विचारकों के विचार भिन्न भिन्न हैं। श्रमिकों के लिए एक विद्वान का अर्थ है कि श्रम की या समाजवाद के उतने ही प्रकार हैं जितने कि समाजवाद के मुख्य दो प्रश्न पर आधारित है। पहला, उत्पादन के साधनों पर किस प्रकार समाजवाद का स्वामित्व हो और संपत्ति एवं व्यवसाय पर मिश्रित व्यक्तिगत अधिकार मान लिया जाए। द्वितीय, व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व कब और किस प्रकार स्थापित किया जाए। ये इस बात पर एक मत नहीं है कि राष्ट्रीय संपत्ति पर किस प्रकार का सामूहिक स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। मध्यमार्गी समाजवादी ब्रिटिश श्रमिक दल एवं फ्रांस जर्मनी के समाजवादी चाहते हैं कि सामूहिक समाजवाद को अपनाया जाए, अर्थात राज्य उत्पादन के समस्त साधनों पर स्वामित्व स्थापित कर सके। इसके विपरीत दूसरा वर्ग श्रमिक संघवादियों का है, जिनका विचार है कि उत्पादन के समस्त साधनों पर संगठित श्रमिकों का स्वामित्व होना चाहिए। श्रमिकों का संगठन उद्योग एवं व्यवसाय के आधार पर किया जा सके। इस मत के समर्थक अधिकतर इटली, फ्रांस, अमेरिका में है। तीसरा दल अराजकतावादी साम्यवादियों का है, जिसके विचार में उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए, परंतु यह किस प्रकार किया जाए इस विचार में यह दल मौन है। इस विचारधारा के प्रमुख विचारक बाकुनिन हैं, जिनके विचारों में मजदूरी और अन्य वेतन प्रथा का अंत कर दिया जाए और किसी को भी कार्य करने के लिए बाध्य न किया जाए। पूर्ण समाजवाद प्राप्त करने के लिए उपायों में भी समाजवादियों में मतभेद है। मध्य मार्गी समाजवादी चाहते हैं कि वैधानिक उपाय और कभी कभी हड़तालों द्वारा समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। श्रमिक संघवाद के अनुसार वर्ग युद्ध होना चाहिए, जिसका संचालन श्रमिक करें और हड़ताल बहिष्कार
श्रम संघ, विध्वंस आदि यह युद्ध के अस्त्र शस्त्र हों। तृतीय विचारकों के समर्थक रूसी साम्यवादी क्रांति के पक्षपाती हैं, जिसके अनुसार पूंजीपति राज्य को क्रांति के द्वारा विनष्ट कर देना चाहिए। समाजवादी आंदोलन। यद्यपि समाजवाद की विचारधारा अत्यंत प्राचीन है, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिनका प्रसार हुआ है उससे पूर्व उतना कहीं नहीं हुआ। स्त्री, बच्चों, दरिद्र मजदूरों की दयनीय दशा को देखकर समाजवादियों ने पूंजीवाद का नाश हो के नारे बुलंद किए। श्रमिकों ने जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने अनुभव हुआ कि किस प्रकार उनके श्रम का बलपूर्वक अपहरण किया जा रहा है। इसके साथ ही समाज में एक महान संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के प्रारंभिक प्रणेता में रॉबर्ट ओवन का नाम प्रमुख है। रॉबर्ट ओवन। समाजवादियों ने जिस संघर्ष को प्रारंभ किया वह आज तक चल रहा है। इस संघर्ष के प्रणेता रॉबर्ट ओवन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह स्वयं एक बड़ी व्यापारिक कंपनियों का मैनेजर था, परंतु श्रमिकों पर होने वाले अत्याचार और उनकी दुर्दशा ने इसे विचलित कर दिया। इसने अपने कारखानों को एक आदर्श कारखाने बनाने के लिए सर्वप्रथम समाजवादी व्यवस्था का प्रयोग किया, जहां श्रमिकों की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता था और उन अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार के आदर्श कारखाने स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु इस कार्य में उसे विशेष सफलता प्राप्त ना हो सकी। फिर भी इस प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इसके द्वारा सहकारी स्टोर का निर्माण संभव हो सका। नेक्स्ट आते हैं सेंट साइमन एंड फोरियन। सेंट साइमन और फोरियन। फ्रांस में समाजवाद का प्रयोग सेंट साइमन और फोरियन ने किया था। सेंट साइमन ने वैज्ञानिकों के निर्देश में एक ऐसे वर्ग को स्थापित करने का प्रयास किया जो दरिद्रता की दिशा को उन्नत बनाने का प्रयास करे। फेरियन ने विचार प्रकट किया कि दरिद्रों का ऐसा वर्ग जो मिलों की उन्नति के प्रति उदासीन हो, देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगा। उसने भी सहकारी श्रमिक समितियों का निर्माण किया, जिनका उत्पादन के साधनों पर पूर्ण अधिकार होता था, परंतु ये सब प्रयत्न आदर्श एवं कोरी कल्पना मात्र ही सिद्ध हुए। इन सिद्धांतों के प्रवर्तक कल्पनावादी समाजवादी के नाम से विख्यात हुए। इनके प्रयास केवल पवित्र भावना के प्रसार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सके। लुईस ब्लांक। यूरोपियन समाजवादियों की अगली पीढ़ी ने फ्रांस में लुईस ब्लांक ने एक नवीन मार्ग अपनाया। उच्च वर्ग से सहायता की प्रार्थना करने के स्थान पर उसने श्रमिक वर्ग से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए। लुईस ब्लांक का विचार था कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए बिना श्रमिक वर्ग अपनी दशा को नहीं सुधार सका, अतः उसने मध्य वर्गीय सरकार का विरोध किया और फ्रांस में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयास किया, जहां प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त हो। प्रजातंत्र सरकार श्रमिकों द्वारा संचालित कारखानों की स्थापना करे, जिनके लाभ पर श्रमिकों का समान स्थान हो। इस प्रकार सहकारी उत्पादन संभव हो सकेगा और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी। ब्लांक के विचारों में सरकार का यह कर्तव्य था कि वह प्रत्येक व्यक्ति को काम दे और काम करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। इस प्रकार प्रारंभिक समाजवादियों ने यद्यपि समाजवाद स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं की, तथापि जनता का ध्यान इस ओर केंद्रित करने में या आकर्षित करने में एक सफल रहे। इन्होंने एक पृष्ठभूमि निर्मित कर दी जिसका नाम भविष्य में आने वाले समाजवादियों ने उठाया। सरकार ने स्वयं भी मजदूरों की दशा सुधारने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड में जनता का असंतोष जस्टिस आंदोलन के रूप में प्रफुल्लित हुआ और लुईस ब्लांक के अनुसार लुईस फिलिप की मध्य वर्गीय सरकार का पतन हुआ, परंतु अभी भी मजदूरों की असंतोषजनक स्थिति में कोई परिवर्तन संभव नहीं हो सका। ऐसे ही समय में कार्ल मार्क्स समाजवाद का एक निश्चित एवं क्रियात्मक कार्यक्रम लेकर प्रकट हुए। कार्ल मार्क्स एवं समाजवाद। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में
ट्रायलर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता यहूदी थे, परंतु उन्होंने ईसाई धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली थी और जर्मनी में एक उच्च पद पर आसीन थे। उनका परिवार समृद्ध एवं प्रबुद्ध था। मास्क ने बर्लिन और बोन के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन और विधि शास्त्र में उनकी विशेष रुचि थी। वह हीगल के राजनीतिक विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ और बाद में उनका समाजवाद, हीगलवाद एवं फ्रांस के समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1841 में उन्होंने एक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। 1843 में सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कार्ल मार्क्स फ्रांस चले गए, जहां फ्रांस के समाजवादी मुख्यतः एंजल्स के साथ उनकी भेंट हुई और 1845 में कार्ल मार्क्स को फ्रांस से निर्वासित कर दिया गया। तदुपरांत वह ब्रुसेल्स में रहने लगी और 1848 में उनके साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ और 1848 में कार्ल मार्क्स पुनः जर्मनी आ पहुँचे, परंतु कुछ समय के पश्चात पुनः उन्हें अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने लंदन में निवास करना प्रारंभ कर दिया, जहां उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना की। यद्यपि यह अर्थशास्त्र की एक पुस्तक है, परंतु इसमें राजनीतिक क्रांति उत्पन्न कर दी। मार्क्स ने कल्पनावादी समाजवादियों की त्रुटि को दूर करके समाजवाद को एक नवीन दर्शन एवं एक नवीन मार्ग प्रदान किया था। इससे समाजवाद को एक गतिशील विचारधारा बना दिया। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने विकासवादी सिद्धांत के अनुसार मानव इतिहास का वर्णन किया था। उसमें पूंजी की उत्पत्ति के तरीके बतलाकर पूंजीवाद का विनाश करने और श्रमिकों के राज्य का निर्माण करने का मार्ग भी बतलाया था। 1867 में इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया और यह पुस्तक कालांतर में समाजवादियों की बाइबल बन गई। इस पुस्तक ने मानव जाति की विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिए। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने प्रचलित समाजवादी सिद्धांतों को काल्पनिक बताकर नवीन सिद्धांतों के द्वारा समाजवाद की व्याख्या की है। इनके प्रमुख सिद्धांत हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। पहले आता है समाजवाद का प्रभाव क्या है। मार्क्स ने समाजवाद को कल्पना के आकाश से लाकर पृथ्वी के लिए सुलभ बना दिया। इन्होंने समाजवाद की व्याख्या की तथा उसकी प्राप्ति का एक निश्चित मार्ग बतलाया। इसके परिणाम स्वरूप समाजवाद की ओर विश्व का आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। जर्मनी में लासेल के नेतृत्व में समाजवादियों ने बिस्मार्क की सरकार को भयभीत कर दिया और समाजवादियों के कारण ही बिस्मार्क ने राज्य समाजवाद की नीति को जन्म दिया। उसने बड़े बड़े उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और श्रमिकों की दशा ठीक करने के लिए नियम बनाए। इंग्लैंड में भी मजदूर दल का जन्म समाजवाद से प्रभावित होने का परिणाम है। जिस प्रकार रूसों की 19वीं शताब्दी की विचारधाराओं पर अमिट छाप थी, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी की विचारधाराओं में कार्ल मार्क्स के विचारों की थोड़ी झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रत्यय एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक प्रणाली को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था, उसमें सामाजिक चिंतन की वास्तविकता के अधिक निकट लाने का प्रयास किया है। स्पष्ट कीजिए। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स की जो पूर्व विभिन्न समाजवादी विचारधाराएं प्रचलित थीं, वे स्वप्नलौकिक थीं, परंतु कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को एक ऐसे दर्शन या कार्यक्रम का रूप प्रदान किया। लॉस्की का विचार है कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को
अव्यवस्थित रूप में पाया और उसे एक आंदोलन के रूप में छोड़ा। वास्तव में विश्व का अधिकांश भाग कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। आज संपूर्ण विश्व दो ऐसे परस्पर विरोधी आदर्शों में विभाजित हो गया है, जिसमें एक मार्क्स को देवता के तुल्य मानकर पूजता है और दूसरा मार्क्स को शैतान की संज्ञा से वशीभूत करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स के अनुसार संपूर्ण विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शक करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दो शब्द हैं। इसमें पहला शब्द इस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ। द्वंद्वात्मक शब्द आंग्ल भाषा के डायलेक्टिक्स के हिंदी अनुवाद से है, जिसका अर्थ होता है तर्क सम्मत विचार विमर्श या वाद विवाद करना। द्वंद्ववाद के अनुसार किसी वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान उस पर तर्क सम्मत विचार विमर्श के द्वारा किया जा सकता है। मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद संसार की वस्तुओं पर ही आधारित था। भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं और संसार का कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। कुछ तथ्य नष्ट होते हैं और इसके साथ साथ कुछ तत्वों का विकास होता है। मार्क्स कहते हैं कि संसार में जो भी परिवर्तन होता है वे पदार्थ के पारस्परिक संघर्ष के कारण ही होते हैं। मार्क्स का मत है कि विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक नियम है। विकास की भूमिका में सभी वस्तुओं में एक आंतरिक विरोध विद्यमान रहता है। यदि आंतरिक विरोध ना हो तो भौतिक जगत के विकास का आधार भी समाप्त हो जाएगा। हीगल का द्वंद्ववाद। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक के सिद्धांत को हीगल के दर्शन से ग्रहण किया है, परंतु इनकी व्याख्या उन्होंने अपने भौतिकवादी दर्शन के अनुरूप की है। स्वयं मार्क्स ने कहा है कि हीगल के दर्शन में द्वंद्वात्मक सिर की बल खड़ी है। यदि उसमें मुख्य सार खोजना है तो उसे पैरों के बल खड़ा किया जाए। डॉक्टर वर्मा का विचार है कि यद्यपि मार्क्स ने अपना द्वंद्वात्मक हीगल से लिया, तथापि यह हीगल के विचार का खंडन करता साबित हुआ। सवाइन के अनुसार मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद का खंडन ही नहीं किया, वरन उसके स्वरूप को भी उलट दिया। हीगल के अनुसार मानव सभ्यता का विकास एक सीधे रास्ते पर चलकर ही नहीं हुआ है। वह विकास टेढ़े मेढ़े मार्ग द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हुआ है। हीगल का विश्वास था कि समस्त विश्व शक्तिशाली है या गतिशील है, जिसका परिवर्तन विचारों के परिवर्तन के अनुकूल होता है। विचारों का विकास सुसंबद्ध क्रम से होता है। प्रारंभ में एक विचार अस्तित्व में होता है, उसकी आंतरिक आवश्यकता के कारण उसका विरोधी विचार उत्पन्न होता है। इन दोनों परस्पर विरोधी विचारों में द्वंद्व होता है। इस द्वंद्व के पश्चात एक नए विचार का जन्म उत्पन्न होता है। कुछ समय पश्चात इस नवीन विचार का विरोधी विचार होता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहता है। हीगल ने इससे वाद प्रतिवाद और संश्लेषण की प्रक्रिया कहा था। प्रारंभ में एक विचार उत्पन्न होता है, वह वाद। स्वाभाविक रूप से इस विचार के विरोध में एक दूसरा विचार उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रतिवाद कहते हैं। वाद प्रतिवाद दोनों में संघर्ष होता है, परिणाम स्वरूप एक नवीन विचार का जन्म होता है, जिसे वाद प्रतिवाद दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। हीगल ने इसे संश्लेषण कहा है। यही संश्लेषण कालांतर में वाद हो जाता है, फिर जिसका फिर से प्रतिवाद उत्पन्न होगा, फिर से संश्लेषण होगा और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। मार्क्स ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को हीगल के दर्शन से ग्रहण किया है, परंतु इस सिद्धांत की व्याख्या उसने अपने भौतिकवाद दर्शन के अनुकूल की है। हीगल परिवर्तन या विकास के प्रमुख कारणों को आत्मा और विचार मानता है, परंतु बाह्य जगत विचार एवं विवेक का परिणाम है। अतः उसने विचारों के संसार को वास्तविक संसार माना है। मार्क्स इससे सहमत नहीं है। वह हीगल के द्वंद्वात्मक विकासवाद को तो स्वीकार करता है, परंतु यह आत्मा या विचार के सिद्धांत को काल्पनिक मानकर यह इसका पूर्णतः त्याग करता है और उसके स्थान पर भौतिक पदार्थों की वास्तविकता से में विश्वास रखता है। इसका विचार यह है कि
मुख्य वस्तु पदार्थ है और पदार्थ में परिवर्तन द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा होता है। इन परिवर्तनों के अनुरूप विचार बदलते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता एवं मान्यताएं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहले आते हैं भौतिक वस्तुओं का महत्व, विरोधी भाव का समन्वय, आमूल परिवर्तन की अवस्था और परिवर्तन एक सशक्त एवं जटिल प्रक्रिया, पूर्ण समग्रता की भावना, आलोचनात्मक क्रांतिकारी। पहले आता है भौतिक वस्तुओं का महत्व। मार्क्स का द्वंद्ववाद विचारों की अपेक्षा भौतिक वस्तुओं की अधिक महत्व देता है, अतः इसके विकास की प्रक्रिया का आधार भी भौतिक पदार्थों में आंतरिक विरोध बतलाता है। विरोधी भावों का समन्वय। मार्क्स का कहना है कि विकास सदैव परस्पर विरोधी रूप में होता है। इसके अनुसार द्वंद्ववाद का आधार विचारों के क्षेत्र में वाद प्रतिवाद और साम्यवाद न होकर आर्थिक वर्ग या वर्ग संघर्ष ही द्वंद्ववाद है। आमूल परिवर्तन की अवस्था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार आमूल परिवर्तन 3 अवस्था या श्रेणियों से गुजरता है। पहला आता है विरोध, समागम, गुणात्मक परिवर्तन और प्रतिषेध का प्रतिषेध। इसे राहुल शंकरत्यायन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की त्रिपुटी कहा है। विरोध शक्तियों या क्रियाओं का नाम है। 2 परस्पर विरोधी शक्तियों के समागम से टकराहट और संघर्ष होता है। यह संघर्ष से परिणात्मक परिवर्तन ही नहीं होते वरन गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। परिवर्तन एक सशक्त एवं जटिल प्रक्रिया है। मार्क्स के अनुसार द्वंद्ववाद से गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। मार्क्स अपने द्वंद्ववाद से गुणात्मक परिवर्तन द्वारा क्रांति के औचित्य को सिद्ध करता है। शोषित वर्ग धीरे धीरे उन्नति ही नहीं करता वरन वह क्रांति के रूप में तीव्र गति से अपने में परिवर्तन करेगा। मार्क्स क्रांति को उचित मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा ही पूंजीवाद को नष्ट करके शोषित वर्ग का उत्थान हो सकता है। पूर्ण समग्रता की भावना। मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद वस्तु और घटना प्रवाहों को अलग अलग न मानकर एक दूसरे से संबंधित मानता है। यह पूर्ण समग्रता की व्याख्या करता है, जैसे उत्पादन की शक्तियाँ एवं व्यक्तियों के आर्थिक संबंधों को निश्चित करती है, वैसे ही आर्थिक संबंध राजनीतिक एवं सामाजिक संबंधों का निर्माण करती है। वस्तुओं में परिवर्तन का अर्थ है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। यह प्रक्रिया मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद संपूर्ण परिवर्तन की व्याख्या करता है। आलोचनात्मक और क्रांतिकारी। कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद वस्तुओं के अंतर्विरोध का अध्ययन करता है, अतः यह किसी चीज़ को अपने पर हावी नहीं होने देता। यह वस्तु स्थिति का यथार्थवादी अध्ययन है, इसलिए यह स्वतः आलोचनात्मक है। इसके अतिरिक्त वह सर्वहारा वर्ग के लिए इसकी ऐतिहासिक भूमिका का एहसास कराता है, इसलिए यह क्रांतिकारी भी है। द्वंद्वात्मक विकास के नियम। मार्क्स भी हीगल के अनुरूप यह मानते हैं कि प्रकृति का विकास कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है। फिर भी मार्क्स की मान्यता है कि वह परिवर्तन भौतिक होता है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न प्रकार हैं। पहले आता है परिवर्तन द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है। हीगल के इन विचारों से मार्क्स सहमत हैं। प्रत्येक परिवर्तन द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा होता है, परंतु इसका यह मत भी है कि परिवर्तन विचार का कारण नहीं अपितु भौतिक पदार्थों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए एंजल ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। जब जौ का एक दाना उपजाऊ भूमि पर गिरता है तो गर्मी और नमी पाकर पौधे में परिवर्तित हो जाता है। यह पौधा जौ के दाने का प्रतिवाद है और फिर फलता फूलता है, उसमें असंख्य जौ के दाने उग आते हैं। यह विश्लेषण है और संश्लेषण निषेध है। इस प्रकार हीगल के लिए विकासशील आत्मा जबकि मार्क्स के लिए पदार्थ है। विकास का क्रम आंतरिक विरोध द्वारा
संचारित होता है। मार्क्स का विश्वास है कि प्रत्येक वस्तु में विरोधी तत्व एवं गुणों का सम्मिश्रण होता है। जब तक उसमें एक विरोधी तत्व में संतुलन नहीं बन जाता, ये जब तक संतुलन बना रहता है तब तक परिवर्तन नहीं होता, परंतु जब तक एक दूसरे तत्व में प्रबल होने लगता है तो परिवर्तन प्रबल हो जाता है। यद्यपि विकास का मुख्य सिद्धांत विरोध है, तब भी विरोध द्वारा हो रहे परिवर्तन को हम निरंतर नहीं देख सकते, क्योंकि यह परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। परंतु एक अवस्था ऐसी होती है जहाँ यह परिवर्तन शीघ्र एवं आकस्मिक भी हो जाता है। जैसे बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया प्रबल होती है, अतः वह तेजी से विकास करता है। मात्रा में अंतर के साथ ही गुण में अंतर। मार्क्स का विचार है कि विकास की प्रक्रिया में एक अवस्था ऐसी आती है जबकि पदार्थों में परिणात्मक परिवर्तन करने के स्थान पर गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है। मार्क्स ने कहा है कि वैसे तो समाज में लगातार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह परिवर्तन प्रबल स्वरूप धारण कर लेता है। इस समय यह क्रांति का रूप धारण कर लेता है। उदाहरणतः यदि पानी को लगातार गर्म किया जाए तो वह अंततः मात्रा तक अत्यधिक गर्म नहीं होगा, किंतु यदि उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाता है तो वह भाप बनकर उड़ जाता है। यह गुणात्मक परिवर्तन है। इसी प्रकार के परिवर्तन जब समाज में होते हैं तो उसे क्रांति कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सामाजिक जीवन से संबंध। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है या किया जा सकता है। मार्क्स का निष्कर्ष है कि प्रत्येक सामाजिक घटना एक दूसरे पर प्रभावित करती है। परिवर्तन के गुण चूँकि प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होते हैं, अतः समाज की कोई भी प्रणाली अपरिवर्तनशील नहीं होती। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण बहुत समय तक किया जाना संभव नहीं है। यदि विकास के क्रम में मात्रात्मक अंतर के साथ ही गुणात्मक अंतर भी आवश्यक रूप से आ जाते हैं तो यह स्पष्ट है कि पीड़ित एवं शोषित वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रांतियाँ स्वाभाविक हैं। यदि यह मान लिया जाता है कि विरोधी तत्व में पारस्परिक संघर्ष के कारण ही विकास होता है तो वर्ग संघर्ष स्वाभाविक है। मार्क्स का विश्वास है कि तीव्र वर्ग संघर्ष ही समाज का विकास संभव है। उनका विचार था कि पूंजीवाद में स्वयं विनाश के बीज विद्यमान है, अतः इसका पतन असंभावी है। श्रमिकों का शोषण निश्चित रूप से क्रांति के लिए प्रेरित करेगा। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद समाप्त हो जाएगा, वर्गभेद का अस्तित्व नहीं रहेगा और एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद संबंधी विचारों की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। पहले आता है एकाकी विचार के आधार पर। दूसरा, द्वंद्वात्मक प्रकृति समस्त समस्याओं एवं समाधान की एकमात्र कुंजी नहीं है। अस्पष्ट एवं गुण विचारधारा। भ्रमक सिद्धांत। परिवर्तन के लिए संघर्ष अनिवार्य नहीं है। पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता। विचार भी भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं। इतिहास की भौतिक व्याख्या उचित नहीं है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। पहला आता है एकाकी विचार। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने में मार्क्स ने भी वही भूल की जो हीगल ने की थी। हीगल अपने विचारों में भौतिक सिद्धांतों या तत्वों को पूर्णतः अपेक्षा करते हैं। मार्क्स ने भी विकास क्रम की एकमात्र प्रेरक शक्ति भौतिक तत्व को माना है। इस प्रकार मार्क्स ने मानव चेतना की पूर्णतः उपेक्षा की है। इस प्रकार हीगल ने यदि पदार्थों की उपेक्षा की है तो मार्क्स ने चेतना की पूर्णतः उपेक्षा की है। दोनों ही विचारपूर्ण नहीं है। फिर आता है द्वंद्वात्मक प्रकृति समस्त समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी नहीं है। यह मान्यता उचित नहीं है कि सत्य को उद्घाटित करने का एकमात्र उपाय द्वंद्ववादी पद्धति ही है। हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने चिंतन का आधार बनाया है, जबकि मार्क्स ने इसका प्रयोग भौतिक जगत में किया है। वास्तविकता यह है कि द्वंद्वात्मक पद्धति सत्य की खोज करने का एकमात्र उपाय नहीं है। केरियू हंट के शब्दों में द्वंद्वात्मक हमें मानव विकास के इतिहास में मूल्यवान क्रांति
अभिव्यक्तियाँ दिखाता है, परंतु मार्क्स का यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सत्य का अनुसंधान करने के लिए यही एकमात्र पद्धति है। अस्पष्ट एवं गुण विचारधारा। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत अत्यधिक अस्पष्ट है। लेनिन का मत है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक को तभी समझा जा सकता है जबकि हीगल की द्वंद्वात्मक को समझ लिया जाए। वास्तविकता तो यह है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार तो बनाया, परंतु उसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। वेपर ने लिखा है कि मार्क्स एवं एंजल्स अपनी समस्त रचनाओं में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को मानकर चलते हैं, पर ये इसका विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं करते। फिर आता है भ्रमक सिद्धांत। यह मान्यता भी सत्य नहीं है कि वस्तुओं में जो भी परिवर्तन होता है द्वंद्वात्मक तरीके से ही होता है। एंजल्स ने जौ के बीज का जो उदाहरण दिया था वह भ्रमक है। जौ का एक बीज बाद है और पौधा प्रतिवाद, और जौ के बहुत से दाने संश्लेषण हैं, परंतु जौ के दाने और उसके बहुत से दाने में कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता, जबकि मार्क्स की मान्यता के अनुसार बाद और संश्लेषण में मात्रात्मक में ही नहीं बल्कि गुणात्मक अंतर भी होता है। परिवर्तन के लिए संघर्ष अनिवार्य है। मार्क्स ने इस विचार को उचित नहीं माना जाता कि विकास की प्रक्रिया में संघर्ष अनिवार्य है। यह सत्य है कि कुछ बातों को मार्क्स के संघर्षवाद द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु के विकास को हम संघर्ष द्वारा नहीं दर्शा सकते। पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता। मार्क्स का विश्वास है कि पदार्थ चेतना युक्त नहीं होता। यदि यह मान लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि चेतना वस्तु कैसे विकसित हो सकती है। कैर्यू हंट के अनुसार मार्क्स का यह कहना है कि भौतिक द्वंद्ववाद में पदार्थ का विकास विचारों के समान होता है। यह बात समझ में नहीं आती। वाद विवाद में हम ऐसी धारणा नहीं लगा सकते कि भौतिक वस्तुओं का विकास विचारों के ढंग से होता है। विचार भी भौतिक जगत को प्रभावित करते हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी अधिकांश रूप से ही सत्य है। वास्तविकता तो यह है कि विचार भी भौतिक परिस्थितियों को बदलते हैं। इतिहास की भौतिक व्याख्या उचित नहीं है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर मार्क्स की मान्यता है कि इतिहास केवल आर्थिक वर्गों के मध्य संघर्ष की कहानी है। इसी वर्ग संघर्ष के कारण नवीन युग का सूत्रपात होता है। इतिहास की यह भौतिकवादी व्याख्या पूर्णतः सत्य नहीं है। स्वयं एंजल्स ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है कि इतिहास की अर्थ व्याख्या का अभिप्राय यह मान्यता भी देता है कि आर्थिक कारण आधार स्वरूप होते हैं, अन्य कारण ऐतिहासिक संघर्षों के विकास को प्रभावित करते हैं और अनेक अवसरों पर तो ये उनके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। उपयुक्त आलोचनाओं के कारण ही भंडारी ने लिखा है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अस्वीकृति के लिए उसमें पर्याप्त बल है, किंतु मार्क्स का द्वंद्वात्मक केवल निश्चित सीमाओं में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। मार्क्स एवं हीगल की तुलना। यद्यपि मार्क्स एवं हीगल दोनों ही द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास रखते हैं, जगत की अंतिम सत्ता एक ही तत्व को मानने के कारण अद्वैतवादी हैं, तथापि इसमें कई मौलिक मतभेद हैं जो इस प्रकार हैं। पहला अंतर जगत के मूलभूत तत्व के संबंध में है। हीगल इसे एक चेतना सत्ता, विश्व आत्मा का प्रपंच और विस्तार मानते हैं, परंतु मार्क्स इसे जड़ प्रकृति मानते हैं। इस प्रकार यदि एक आध्यात्म में विश्वास रखता है तो दूसरा भौतिकवाद का उपासक है। हीगल इतिहास की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हीगल की कल्पना में इतिहास का अंतिम लक्षण विश्वात्मा का चरम विकास है। मार्क्स की दृष्टि में इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज वर्ग को उत्पन्न करना है जिसमें कोई वर्ग नहीं होंगे और किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। हीगल का कहना है कि विचार के द्वारा ही परिवर्तन होता है, विस्तार के अतिरिक्त इस विश्व में कुछ नहीं है। मार्क्स का कहना है कि भौतिक पदार्थों के आधार पर विश्व में परिवर्तन होता है।
हीगल का कहना है कि विचार के द्वारा ही परिवर्तन होता है, विस्तार के अतिरिक्त इस विश्व में कुछ नहीं है। मार्क्स का कहना है कि भौतिक पदार्थों के आधार पर विश्व में परिवर्तन होता है। हीगल आर्थिक परिस्थितियों को जन्म देने वाला नहीं मानते हैं। मार्क्स का मत है कि जैसी हमारी आर्थिक अवस्था होगी वैसे ही उसी के अनुरूप हमारी सब प्रकार की संस्थाओं की व्यवस्था होगी। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का महत्व। मार्क्स का भौतिकवादी विचारक हैं, इसलिए उसे विश्ववाद या विकासवाद के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को स्वीकार किया है। मार्क्स का विचार है कि परिवर्तन अनिवार्य है, इस परिवर्तन के कारण ही समाज का उद्विकास होता है। हीगल के दर्शन की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि मनुष्य की मानसिक चेतना इनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व और उनकी मानसिक चेतना को निर्धारित करती है। उन्होंने लिखा है कि इन वास्तविक क्रियाशील मनुष्य को लेकर चलते हैं और इसकी वास्तविक जीवन प्रक्रिया के आधार पर प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने लिखा है कि विरोधी शक्तियों के मध्य संघर्ष के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म होता है। इसकी व्याख्या करने के लिए मार्क्स ने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। इसने इतिहास की व्याख्या करते हुए लिखा है कि इतिहास में जो परिवर्तन होते हैं वे द्वंद्व परिणाम स्वरूप होते हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत भी उद्देश्य परे नहीं है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को प्रतिपादन करता है। इन्हें निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला आता है समाजवाद की स्थापना। मार्क्स को समाजवादी समाज की व्याख्या या व्यवस्था में विश्वास था। यह व्यवस्था की स्थापना करने के लिए इन्होंने द्वंद्ववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका द्वंद्ववाद का सिद्धांत एक गतिशील व्यवस्था है। इस सिद्धांत के माध्यम से उसने यह सिद्ध कर दियाने का प्रयास किया था कि पूंजीवाद का विनाश अवश्यंभावी है और पूंजीवाद के विनाश के साथ ही समाजवाद की स्थापना होगी। क्रांति का औचित्य। इस सिद्धांत के अनुसार या माध्यम से सर्वहारा वर्ग द्वारा की जाने वाली क्रांतियों को उचित ठहराया जाना चाहिए। इसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शोषित निम्न वर्ग धीरे धीरे उन्नति नहीं करेगा। वह अपनी उन्नति करना चाहता है तो ऐसे क्रांति के द्वारा ही संभव है। क्रांति के द्वारा समाज में शीघ्रता से परिवर्तन होंगे और शीघ्रता से होने वाले ये परिवर्तन समाज में गरीब एवं अमीर के भेद को समाप्त कर देंगे। इसलिए इस संसार के शोषित वर्ग को क्रांति का आह्वान करता है और ऐसा करने के लिए वह उसे संगठित होने की सलाह देता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि क्रांति हमेशा न्याय संगत होती है। वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। मार्क्स ने वर्गों की अवसंभाविता को प्रतिपादित करते हुए इतिहास की आर्थिक व्यवस्था की है। यह व्यवस्था के द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रत्येक युग में ये वर्ग पाए जाते हैं। इन वर्गों में भिन्न भिन्न स्वार्थ होते हैं। स्वार्थों की भिन्नता के कारण इन वर्गों में संघर्ष होता रहता है, इसलिए इनकी दृष्टि में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। इस वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सामान्य महत्व। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सामान्य महत्व भी उल्लेखनीय है। यह हमें परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों और उनके पारस्परिक संबंधों को ही नहीं बल्कि उन पर परिवर्तनों के आंतरिक कारणों को भी बतलाते हैं। यह हमारा ध्यान इस सत्य की ओर बार बार आकर्षित करते हैं कि संसार में कोई भी घटना पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती। समस्त घटनाओं में एक अनुपम अंतर संबंध एवं अंतर निर्भरता होती है। इस कारण से इतिहास सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करके इससे संबंधित घटनाओं का और घटना प्रवाह को एक दूसरे के संदर्भ में उनके पारस्परिक संबंधों की ओर एक दूसरे पर निर्भर रहने की पृष्ठभूमि में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? मार्क्स के द्वारा दी गई इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्पष्ट कीजिए। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ।
मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की है। ऐतिहासिक भौतिक एवं इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्स का एक केंद्र सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा अपने समाज एवं इतिहास की वास्तविक प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। मार्क्स के इस सिद्धांत की विवेचना करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि मार्क्स का इतिहास से क्या अभिप्राय है। मार्क्स पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास के नवीन स्वरूप प्रस्तुत किए हैं। इतिहास की व्याख्या ही बदल गई है। इतिहासज्ञ के मस्तिष्क में इतिहास की जो कल्पना थी उसने मार्क्स ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सामान्यतः यह मान्यता रही है कि इतिहास राजा, सम्राट एवं विशिष्ट व्यक्तियों के किसी युग विशेष में किए गए क्रियाकलाप का लेखा जोखा होता है। यद्य संधि, प्रशासनिक व्यवस्था, कला, संस्कृति का विकास मनुष्य द्वारा होता है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की एक सामान्य अवधारणा के विकल्प में इतिहास की व्याख्या भौतिकवाद सिद्धांतों के आधार पर की है। कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या का मुख्य सार यह है कि इतिहास का निर्माण आर्थिक दशाओं द्वारा होता है। इतिहास किन्हीं आदर्शों और विचारों का प्रतिफल या परिणाम नहीं होता, बल्कि इसके निर्णायक तत्व किसी युग विशेष के भौतिक साधन होते हैं। किसी युग की सामाजिक राजनीतिक व्याख्या कला, संस्कृति एवं वर्ग संघर्ष का स्वरूप आजीविका कमाने के उन साधनों पर निर्भर होता है जो उस काल के मनुष्यों को उपलब्ध होते हैं। संक्षिप्त में उत्पादन की शक्तियाँ ही इतिहास का निर्धारण करती हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास एक प्रक्रिया है जो अन्य प्राकृतिक क्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मनुष्य को अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए दी जाने वाली क्रिया है। इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत केवल प्राकृतिक जगत में ही नहीं है, बल्कि मानव समाज का विकास भी इन्हीं नियमों के अनुसार होता है। हम सभी अपने अनुभव से जानते हैं कि मानव समाज निरंतर बदलता रहता है। आज से 2000 वर्ष पहले किसी जाति का जो सामाजिक जीवन था वैसा 500 साल पहले नहीं था, और जैसा 500 वर्ष पहले था वैसा आज नहीं है, बल्कि कभी कभी तो सामाजिक जीवन बड़ी तेज़ी से बदलता है और 150 वर्ष में ही इसका कायापलट हो जाता है। दार्शनिकों के सामने प्रश्न यह है कि इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं, उसका क्या रहस्य है। मार्क्स ने इसका उत्तर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत की है। मार्क्स ने द्वंद्ववादी भौतिकवाद के सिद्धांत का उपयोग करते हुए मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन एवं घटनाओं के बारे में यह बतलाया है कि सभी परिवर्तन भौतिकवाद आर्थिक कारणों से होते हैं। अतः इसका यह सिद्धांत इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या कहलाता है। सामाजिक विकास के निश्चित नियम। इस संबंध में मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, जिस पर प्रकृति के निश्चित नियम हैं उस प्रकार या उसी तरह सामाजिक विकास के भी निश्चित नियम हैं। सामाजिक परिवर्तन आकस्मिक नहीं होते और ना ही मनुष्यों की इच्छाओं पर निर्भर होते हैं। सामाजिक विकास का नियम वस्तुगत होता है, अतः इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ये मनुष्य की इच्छाओं और भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। भौतिक परिस्थितियाँ। दूसरा, सामाजिक विकास में भौतिक परिस्थितियाँ ही प्रधान हैं। मन, विचार, भावनाएं आदि गौण हैं। किसी समाज की जैसी भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं के अनुरूप उस समाज का सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, कानून, धर्म, नैतिकता, मूल्य एवं मान्यताएं होती हैं। कहने का यह तात्पर्य है कि भौतिक परिस्थितियाँ ही सामाजिक जीवन का आधार हैं। जब इनमें परिवर्तन होता है तो संपूर्ण सामाजिक जीवन बदल जाता है। भौतिक जीवन की परिस्थितियाँ का निश्चितात्मक तत्व। भौतिक परिवर्तन एवं जनसंख्या। यह प्रश्न है कि भौतिक
परिवर्तन या भौतिक परिस्थितियों से क्या आशा है? किसी देश की भौगोलिक दशा एवं जनसंख्या यदि भौतिक परिस्थितियों से सम्मिलित होती हैं तो इसमें संदेह नहीं है, परंतु मार्क्स ने सामाजिक विकास में इनका निर्णायक नहीं माना है। उनका कहना है कि किसी देश की भौतिक परिस्थितियों में 1000 वर्ष तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, फिर भी सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए यूरोप की भौगोलिक दशा में पिछले 1000 वर्षों से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु यूरोप का समाज विकास की अनेक अवस्थाओं से होकर गुजर चुका है। भौतिक जीवन की परिस्थितियों के प्रमुख तत्व क्या हैं? भौतिक मूल्य के उत्पादन की प्रणाली। मार्क्स के अनुसार उत्पादन के उपादान की वास्तव में भौतिक परिस्थितियां ही होती हैं। भौतिक मूल्य परिवर्तन से अभिप्राय भोजन, वस्त्र, जूट, घर, जूते, ईंधन, औजार आदि से है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए उन सबको उत्पन्न करना पड़ता है और उन्हें उत्पन्न करने के लिए उसका प्रयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भौतिक मूल्यों के उत्पादन द्वारा ही की जा सकती है। भौतिक मूल्य का उत्पादन उपकरण पर निर्भर करता है, अतः मानव अपने भौतिक मूल्य के उत्पादन के साथ साथ उत्पादन उपकरण का भी निर्माण करता है। इस प्रकार जैसे जैसे भौतिक मूल्यों का अर्थात मनुष्य की आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र, मकान आदि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, वैसे वैसे ही उत्पादन अनुभव और अथवा श्रमिक कुशलता में भी वृद्धि होती चली जाती है। उत्पादन उपकरण और उत्पादन अनुभव और उत्पादन कुशलता सब मिलकर समाज में उत्पन्न शक्ति की रचना करती है, किंतु यह स्पष्ट कर देना अति आवश्यक है कि उत्पादन शक्ति उत्पादन की पद्धति का केवल एक पक्ष ही है, जो मनुष्यों की प्राकृतिक वस्तु एवं शक्तियों के संबंध को स्पष्ट कर देता है, जैसे वे भौतिक मूल्य के उत्पादन में प्रयोग करते हैं। अतः उत्पादन की पद्धति का पहला पक्ष मनुष्य और प्राकृतिक वस्तुओं का संबंध है, दूसरा पक्ष उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्यों के एक दूसरे से संबंध है, जिसे कार्ल मार्क्स के द्वारा उत्पादन के संबंध की संज्ञा दी गई है। यह संबंध सदैव उत्पादन के उत्पादन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए पूंजीवादी समाज में उत्पादन के उपादानों का सफल प्रयोग करने के लिए निजी संपत्ति की प्रथा और एक विशाल श्रमिक वर्ग का होना आवश्यक है। इस प्रकार उत्पादन एवं उपादान की पद्धति में समाज की उत्पादक शक्तियाँ और उत्पादन संबंध दोनों ही सम्मिलित होते हैं। आगे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि समाज में जो आर्थिक संबंध होता है उन्हीं के अनुरूप उस समाज के राजनीतिक, धार्मिक संस्थाएं, कानून, दर्शन, कला और साहित्य उठ खड़े होते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जैसी समाज की उत्पादन पद्धति होती है वैसे ही समाज, विचार, सिद्धांत एवं संस्थाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में वैसा ही मनुष्य के जीवन का ढंग होता है, वैसे ही उनके विचार होते हैं। भौतिक मूल्य की उत्पादन प्रक्रिया में मानव एक दूसरे से सामाजिक संबंधों की रचना कर लेते हैं। सामाजिक संबंधों की जिस रचना का निर्माण होता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वही समाज एवं सामाजिक व्यवस्था है। इसी सिद्धांत को कार्ल मार्क्स इन शब्दों में उत्पादन प्रक्रिया में मनुष्य केवल प्रकृति के प्रति ही नहीं अपितु अन्य दूसरे व्यक्तियों के प्रति क्रियामुख होता है। किसी न किसी रूप में मनुष्य आपस में सहयोग करते हुए अपने कार्य में पारस्परिक आदान प्रदान करते हुए उत्पादन क्रिया में लगे रहते हैं। उत्पादन कार्य में उन्हें आपस में मिलना जुलना पड़ता है और आपस में कुछ निश्चित प्रकार के संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और केवल इन्हीं सामाजिक संपर्क एवं सामाजिक अंतः संबंधों के आधार पर ही उत्पादन कार्य संपन्न किया जाता है। किंतु किसी समाज की भौतिक परिस्थितियाँ सदैव एक जैसी नहीं होती, उसमें परिवर्तन होता है। मनुष्य नए नए औजारों का आविष्कार करते हैं और उत्पादन के लिए नए तरीकों को अपनाते रहते हैं। अतः समाज के विकास में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि उत्पादन के भौतिक तत्व बदल जाते हैं और उनका स्थान नए तत्व ले लेती हैं, किंतु उत्पादन के संबंध पुराने ही कायम रहते हैं। पुराने उत्पादन के सिद्धांतों के बीच उत्पादन के नए भौतिक तत्वों का समुचित विकास नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में पुराने उत्पादन के संबंध में उत्पादन के नए तरीकों के विकास में बाधा डालने लगते हैं। अतः दोनों के बीच संघर्ष
खड़ा हो जाता है। इस बात की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है कि पुराने उत्पादन के संबंधों को समाप्त कर ऐसे नए संबंध स्थापित किए जाएं जो कि उत्पादन के नए तत्वों के अनुरूप हों और उनके विकास को आगे बढ़ा सकें। इससे ये सामाजिक क्रांतियाँ हुआ करती हैं और इस प्रकार आर्थिक ढांचे के बदलने से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था शीघ्र ही बदल जाती है। मानव इतिहास के 5 युग मार्क्स और उनके अनुयायियों ने मानव समाज के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए उन्हें 5 युग में बांटा है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, चौथा युग चल रहा है और 5वां युग अभी आना है। इन पांचों में सामान्य परिचय इस प्रकार है। पहला, आदिम साम्यवादी युग। इतिहास का सबसे प्रथम युग आदिमकालीन साम्यवादी व्यवस्था का युग था, जिसमें उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। मनुष्य अपना आहार प्रधान रूप से पशुओं और मछलियों द्वारा उनके शिकार करने से करता था। इसके लिए पहले पत्थर और बाद में तांबे, कांसे और लोहे के बने हथियार, तीर कमान का प्रयोग होता था। यह उत्पादन के साधन थे और भौतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही लोगों के बीच उत्पादन में संबंध था। इस समय उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं था, अतः समाज शोषक या शोषित 2 वर्गों में नहीं बटा था। उस समय समाज में सर्वत्र समानता एवं साम्यवाद का साम्राज्य था, किसी प्रकार की विषमता नहीं थी। दूसरा आता है दास युग। कृषि का आविष्कार हो जाने के उपरांत उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आ गया। अब मानव जानवरों को मारकर खाने के स्थान पर उन्हें पालने की आवश्यकता पड़ी। कृषि भूमि की व्यवस्था के लिए स्थायी आवास बनाने की आवश्यकता हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में मानव ने कृषि भूमि, मकान, पशु आदि का संग्रह करना प्रारंभ कर दिया। जिन लोगों के पास यह संपत्ति प्रचुर मात्रा में थी, उन्हें उसमें कार्य करने के लिए दासों को रखना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में या सामाजिक व्यवस्था में मालिक और दास 2 वर्ग बन गए। मालिक केवल दासों के श्रम के उपभोक्ता ही नहीं बल्कि दास के जीवन पर मालिक का पूर्ण अधिकार था। उसने दासों के स्वामी दासों से बड़ी निष्ठता, कठोरता और क्रूरता से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम लेते थे, अतः उनमें प्रतिशोध एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। इसे कुचलने के लिए अत्याचार के नए साधन राज्य का आविष्कार किया गया। सामंतवादी पद्धति का युग। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था। राजा आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों को देने और सैनिक सेवा प्रदान करने के कुछ शर्तों के साथ राज्यों की भूमि अपने साथियों और सरदारों में बांट दिया करते थे। ये सरदार सामंत कहलाते थे। ये सामंत उत्पादन के साधनों, विशेषकर भूमि के स्वामी होते थे। गरीब अर्धदास किसान इन सामंतों के अधीन थे। उत्पादन का कार्य इन्हीं भूमि विहीन किसानों से कराया जाता था, जिनके बदले में उनके जीवन निर्वाह के लिए भूमि मिलती थी। निजी संपत्ति की धारणा इस युग में प्रबल हुई और सामंतों द्वारा किसानों का शोषण भी प्रारंभ दासत्व युग की भांति ही होता था। इन 2 वर्गों में संघर्ष और भी स्पष्ट था। फिर आते हैं पूंजीवाद युग। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके उत्पादन के उत्पादों या उपादानों में आमूल परिवर्तन हो गए। मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप पुराने ढंग से दस्तकारी समाप्त हो गई और बड़ी बड़ी मिलें एवं कारखानों की स्थापना हुई। खेती के तरीके में भी परिवर्तन हुआ। अब बड़े बड़े खेतों पर मशीनों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से खेती होने लगी। औद्योगिक उत्पादन प्रणाली में उत्पादन के साधनों में मालिक थोड़े से व्यक्ति थे और श्रमिक एवं शिल्पी, जिनके परिश्रम तथा कौशल से माल तैयार होता था, उत्पादन के साधनों में स्वामित्व से वंचित थे। अतः उद्योगपतियों ने उन्हें केवल वेतन प्राप्त के आधार पर काम कराना प्रारंभ कर दिया। यह वेतन भोगी वर्ग सामंतवादी युग का अर्धदास वर्ग था। उद्योगपति व्यापारियों के हाथ में उद्योग एवं व्यापार के साधन थे। इन्होंने श्रमिकों और शिल्पियों का शोषण करना प्रारंभ किया और लाभ से पूंजी एकत्रित करना शुरू कर दी। पूंजी के बल पर उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह अब राजा और सामंतों के ऊपर भी इस पूंजी
उद्योगपति वर्ग का प्रभाव हो गया। फिर आता है साम्यवादी युग। अंतिम युग साम्यवाद का था। इसमें उत्पादन के सभी प्रकार के साधनों पर समाज का स्वामित्व होगा। वितरण लोगों के परिश्रम और योग्यता के अनुसार ना होकर लोगों की आवश्यकता के अनुसार होगा। समाज पूर्ण समानता का साम्राज्य होगा। यह युग किसी प्रकार के वर्ग विहीन, राज्य विहीन और शोषण रहित होगा। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार ये सभी सामाजिक युग परिवर्तन और भौतिक प्रभाव उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुए हैं और होंगे। यही मार्क्सवाद इतिहास की भौतिक व्याख्या एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद है। अब आता है इससे संबंधित आलोचना। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में अनेक दोष बताए जाते हैं। कुछ प्रमुख दोष इस प्रकार हैं। इस सिद्धांत आर्थिक उत्पादन प्रणाली पर अधिक जोर देता है। इस कारण से यह एक पक्षीय सिद्धांत है। इतिहास पर प्रभाव डालने वाले अन्य तत्वों की ओर यह घोर अपेक्षा करता है। आर्थिक उत्पादन प्रणाली की सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तनों का मूल कारण मानना गलत है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक परिवर्तन की व्याख्या पूरी तरह से नहीं करता। यह सिद्धांत इतिहास के संयोगवश होने वाली घटनाओं के प्रभाव की उपेक्षा करता है। एक दोष यह मान लेना है कि आर्थिक कारण ही राजनीतिक शक्ति या सत्ता का मूल है। प्रायः ऐसा होता है कि किंतु सर्वत्र एवं सर्वदा आर्थिक कारण सत्ता एवं शक्तियों के मूल नहीं होते। इस सिद्धांत पर एक आरोप यह लगाया जाता है कि मार्क्स ने इस सिद्धांत को अपने इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन एवं गंभीर अनुशीलन करके नहीं निकाला है। उसने अपने सिद्धांतों को परिणामों से पुष्ट नहीं किया है, परंतु इतिहास के अध्ययन से पहले ही हीगल के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर मार्क्स ने इसकी कल्पना की थी। मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। अब तक अस्तित्व में आए समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इस कथन के संदर्भ में मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष के स्वरूप और उसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्या आप भी आधुनिक पूंजीवाद में दो वर्गों में ध्रुवण होने का मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवादी विचारों की आधारशिला है। इस कथन की विवेचना कीजिए। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या करते हुए कहा था कि मार्क्सवादी व्याख्या को छोड़कर अन्य सभी व्यवस्था में वर्ग किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि आदिम साम्यवादी युग में किसी प्रकार के वर्ग नहीं होते थे। सभी व्यक्ति समान आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित थे। इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समान कार्य का संपादन करते थे। इसके बाद दासत्व, सामंत एवं पूंजीवादी युग में निरंतर वर्ग बने रहे। इन वर्गों में स्वार्थ भेद के कारण निरंतर संघर्ष होते रहे। इन संघर्षों को समाप्त करने के लिए मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज की कल्पना की। इनका कहना है कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जा सकती है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपस्थिति है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के भी मूलभूत अनुकूल है। सिद्धांत का आधार क्या है? मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी है कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्ग का स्वामित्व रहा है। इन विरोधी तत्वों के पारस्परिक संघर्ष के कारण समाज की प्रगति होती है। मार्क्स इन विरोधी तत्वों को वर्ग के नाम से पुकारता है। इसलिए मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि समाज की एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर प्रगति उत्पादन प्रणाली के आधार पर संगठन समाज के दो मुख्य वर्गों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष द्वारा हुआ है। समाज में सदैव ही दो परस्पर वर्ग पाए जाते हैं। ये दोनों वर्ग अपना अपना हित साधन करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं और
उसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज का विकास होता है। वर्ग संघर्ष का ऐतिहासिक प्रमाण। मार्क्स के अनुसार मानव का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न वर्ग पाए जाते हैं। मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से स्पष्ट बतलाया है कि अब तक संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्र एवं दास, कुलीन, साधारण, भूमिपति और सिर्फ एक शब्द में अत्याचारी, पीड़ित एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। दोनों में संघर्ष तथा युद्ध लगातार चल रहा है, कभी खुला कभी छिपा हुआ। मार्क्स ने वर्ग और संघर्ष शब्द इन दोनों की भी अलग व्याख्या की है। वर्ग शब्द से कार्ल मार्क्स का अभिप्राय है। वर्ग शब्द से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक वर्ग से है। इसका उनका लिखना है, उनके द्वारा लिखा है कि समाज में उत्पादन क्रिया में लगे उन व्यक्तियों का समूह जो एक से कार्य संपन्न करते हैं, उनका दूसरे व्यक्ति के साथ एक सा संबंध होता है और जिनके आम हित समान होते हैं, वह वर्ग कहलाता है। मार्क्स का निष्कर्ष है कि विभिन्न ऐतिहासिक युगों में समाज के अंदर दो ऐसे वर्गों का अस्तित्व रहा है, जिनमें से एक उत्पादन के साधनों का मालिक है और दूसरा उत्पादन प्रक्रिया में अपने श्रम के द्वारा उत्पन्न कार्य करना। समाज में किसी वर्ग की स्थिति इस पर निर्भर होती है कि उत्पादन के साधनों के साथ उसका क्या संबंध होता है। संघर्ष शब्द से अभिप्राय। संघर्ष का अर्थ केवल हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है, अपितु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग भी होता है। जब यह कहा जाता है कि वर्ग में अनादिकाल से सदैव संघर्ष होता रहा है, तो इसका अभिप्राय यह है कि हमेशा युद्ध की ज्वाला भड़कती रही है। ये केवल थोड़े ही समय के लिए भड़कती है। सामान्य रूप से असंतोष या रोष की भावना धीरे धीरे शांतिपूर्ण रीति से सुलगती रहती है। केवल कुछ ही अवसर पर यह भीषण ज्वाला या विस्फोटक का रूप धारण करती है। वर्ग संघर्ष। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को अनिवार्य माना है। इनके अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था में यह संघर्ष और भी स्पष्ट होकर सामने आता है। मार्क्स ने लिखा है कि अभी तक के सभी स्थापित समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। दासों का स्वतंत्र व्यक्तियों से, साधारण जनता का कुलीन वर्गों से, कृषक श्रमिकों का भूपतियों से, वेतनभोगियों का श्रेणीपतियों से, एक शब्द में पीड़ितों का पीड़ितकों से विरोध एवं अनवरत संघर्ष चलता रहा है। कभी यह प्रकट रूप से तथा कभी अप्रकट रूप से चलता रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास में पाए जाने वाले विभिन्न वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति एवं हितों के संरक्षण के लिए दूसरे वर्ग से संघर्ष करते आए हैं। संघर्षों का यही स्वरूप कभी किसी भी प्रकार का हो सकता है। मार्क्स ने इस संघर्ष को वर्ग संघर्ष का नाम दिया है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का कारण सिर्फ चेतना का विकास होता है। जब उसमें इस वर्ग की जानकारी हो जाती है कि वह हमारा शोषण हो रहा है और इस शोषण से बचने के लिए उन्हें संघर्ष के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। पूंजीवादी व्यवस्था ने शोषण एवं शोषित के बीच की दूरी को बढ़ा दिया है, जिसके फलस्वरूप समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हजारों मजदूर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और साथ साथ कार्य करते हैं तथा वे अब एक दूसरे के दुख, दर्द एवं मुसीबतों में भी सम्मिलित होते हैं, जिससे उन्हें वर्ग चेतना विकसित होती है और इस वर्ग चेतना के परिणाम स्वरूप ही वर्ग संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का ऐतिहासिक प्रभाव। मार्क्स का कहना है कि विभिन्न वर्गों के पारंपरिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप समाज का विकास होता है। इतिहास वर्ग संघर्ष की एक कहानी है। प्रत्येक काल में समाज दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभक्त रहता है। पहला आता है अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरा आता है बहुसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग, यह वर्ग उन लोगों का रहा है जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व करते हैं और बहुसंख्यक वर्ग
हमारा दूसरा वर्ग बहुसंख्यक वर्ग श्रमजीवियों का वर्ग है, जो कि उत्पादन के साधनों से वंचित रहता है और अपने श्रम से पूंजीपतियों के कच्चे माल को उपयोगी माल में परिणत करता रहता है। उपरोक्त दोनों वर्गों में सदैव ही संघर्ष रहता है। यह दोनों वर्ग इतिहास में विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से पुकारे गए हैं। प्रथम वर्ग के लोगों को स्वतंत्र, कुलीन, भूमिपति, श्रेणीपति, पूंजीपति आदि नामों से पुकारा गया है। वहीं दूसरे वर्ग के लोगों को दास, साधारण जनता एवं श्रमिक आदि नामों से पुकारा गया है। मार्क्स अपने इस सिद्धांत में प्रचलित वर्गों को प्रमाण स्वरूप मानता है। वेपर के शब्दों में शासन करने वाले वर्ग एवं शासित लोगों के हितों में मध्य मार्क्स के विचार के अनुसार इतना अधिक अंतर है कि उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत सामाजिक क्रांति के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो सकता है। यद्यपि धनिकों एवं निर्धनों के मध्य सदैव संघर्ष से ही एक मौलिक महत्व का सिद्धांत माना जाता है। रोमन काल में वर्ग संघर्ष। मार्क्स का कथन है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक आधार पर प्रमाणित किया जाता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक सदैव ही समाज में दो वर्गों का संघर्ष चलता आया है। प्राचीन रोम कुल वालों को पैट्रिशियन एवं साधारण जनता को प्लेबियन कहा जाता था। तो जो कुलीन वर्ग है उसमें रोम साम्राज्य में कहा जाता था पैट्रिशियन, और जो साधारण जनता थी उनको कहा जाता था प्लेबियन। पैट्रिशियन वर्ग शोषकों का वर्ग होता था और जो प्लेबियन वर्ग है वह शोषितों का वर्ग था। यह दोनों ही वर्ग आगे चलकर विभिन्न नामों से पुकारे गए। पूंजीवाद के नाम लेने से पूर्व उत्पादकों के छोटे छोटे वर्ग बने जो कि ग्रिड कहलाए, और यह ग्रिड शासकों का वर्ग था और इसके साथ साथ एक शोषित वर्ग भी था जिन्हें जनी मैन कहा गया। कालांतर में लॉर्ड एवं सफ नामक दो वर्ग बने जिनमें लॉर्ड शोषक वर्ग और सर्फ शोषित वर्ग था। इस प्रकार सभी युगों में दो वर्गों का परस्पर संघर्ष होता रहा है। पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष। मार्क्स का कथन है कि पूंजीवादी युग में भी अन्य युगों की भांति वर्ग संघर्ष रहा है। इस समय संपूर्ण समाज पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग दो वर्गों में विभाजित था। ना दोनों के बीच बराबर संघर्ष होता रहा है और यह संघर्ष उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि पूंजीवाद का विनाश होने पर समाजवाद की स्थापना ना हो जाए। पूंजीवाद का सिद्धांत पूंजीपतियों के अधिक से अधिक लाभ का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। वर्ग संघर्ष में केंद्रीकरण की इस नीति का विरोध किया जाता है। व्यवसाय में वृद्धि होने के साथ साथ उन लोगों की संख्या कम हो जाती है जो व्यवसाय में धन लगा सकते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि कालांतर में कुछ बड़े बड़े पूंजीपति रह जाएंगे और छोटे छोटे पूंजीपति श्रमिकों में मिल जाएंगे। इस प्रकार श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होगी और वे श्रमिक मिलकर क्रांति करेंगे। इसका परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों का विनाश होगा और इस प्रकार पूंजीवाद में ही उनके विनाश के कारण विद्यमान है। वर्ग संघर्ष द्वारा पूंजीवाद का विनाश। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ होता है, इसलिए पूंजीपति केवल अपने लाभ के लिए ही सब कुछ करता है। पूंजीपति श्रमिकों के श्रम से अधिक लाभ अर्जित करता है तथा वस्तु के अतिरिक्त मूल्य को श्रमिक को ना बांटकर अपना ही पेट भरता है। इन सभी परिस्थितियों से धीरे धीरे श्रमिक शक्तिशाली बन जाते हैं और वे संघर्ष करके पूंजीवाद का विनाश करते हैं। फिर आता है वर्ग संघर्ष एवं सामाजिक प्रगति। मार्क्स का विचार है कि यदि समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो समाज की प्रगति नहीं होगी। मार्क्स के अनुसार समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। इस व्यवस्था में वर्ग का होना अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन के साथ ही साथ वर्ग बनते और बिगड़ते रहते हैं। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के द्वारा वर्ग उत्पन्न
हो जाते हैं और इसके संघर्ष के कारण इनका विकास होता रहता है। जब समाज में एक मुख्य वर्ग उत्पन्न हो जाता है तो सारी सत्ता उसमें केंद्रित हो जाती है। सत्ता एवं शक्ति के केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप यह वर्ग निरंतर ऐसे काम करता है जिससे उसकी प्रगति होती रहती है और दूसरे वर्ग के प्रगति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सत्ता निहित वर्ग समाज में विद्यमान दूसरे वर्ग का हित नहीं कर सकता। जब समाज के अन्य वर्ग अपेक्षित हो जाते हैं तो उनमें चेतना विकसित हो जाती है। ये उपेक्षित वर्ग भी शक्तिशाली होने लगते हैं और धीरे धीरे इसमें भी शक्ति का केंद्रीकरण होने लगता है। शक्ति के इस केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप यह उपेक्षित वर्ग मौका पाकर शक्तिशाली वर्ग को परास्त कर देता है। शक्तिशाली वर्ग की पराजय के बाद समाज में नई व्यवस्था विकसित होती है और इस प्रकार वर्ग संघर्ष समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना। वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना मार्क्स ने ही की है। मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की आलोचना निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट की जा सकती है। पहले आती है, संघर्ष विकास का एकमात्र कारण नहीं होता। दूसरा, वर्ग संघर्ष युद्ध एवं संकटों का एकमात्र कारण नहीं होता। क्रांति वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं है। छोटे छोटे पूंजीपतियों का अस्तित्व अक्षुण्ण है। वर्गहीन समाज की स्थापना अव्यावहारिक है। अनेक गुटों का अस्तित्व है। प्रत्येक गुट में विरोधों का अस्तित्व है। श्रमिकों के हित में एक समान है। श्रमिक वर्ग की निर्धनता का सिद्धांत अव्यावहारिक है। मध्यम वर्ग की उत्पत्ति श्रमिकों में एकता कल्पना मात्र है। तो इनकी आलोचना किन आधार पर की जाती है? पहले आती है, संघर्ष विकास का एकमात्र कारण नहीं है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को ही समाज के विकास का कारण माना है, किंतु इसकी यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि संघर्ष के कारण समाज की एकता नष्ट हो जाती है। वास्तव में जैसा कि डॉक्टर बीपी सिंह का कथन है कि वर्ग संघर्ष की धारणा में एकदम डूबे होने के कारण और क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए उसका प्रयोग करने की अधीरता उत्सुकता के कारण मार्क्स ने वांछित गंभीर विश्लेषण न कर इसका अत्यधिक सरलीकरण कर दिया है। वर्ग संघर्ष युद्ध एवं संकटों का एकमात्र कारण नहीं है। मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक संकटों का और युद्धों का एकमात्र कारण मानता है, किंतु इसके विपरीत इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्म के नाम पर अनेक युद्ध हुए हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष को ही सामाजिक संकटों का कारण नहीं माना जा सकता। क्रांति वर्ग संघर्ष का परिणाम नहीं है। मार्क्स क्रांति को वर्ग संघर्ष का परिणाम मानते हैं, किंतु इतिहास हमें बताता है कि गत दिनों महायुद्ध राष्ट्रवादी भावना की जागृति के परिणाम थे। इसमें वर्ग संघर्ष का कोई भी स्थान नहीं था। छोटे छोटे पूंजीपतियों का अस्तित्व अक्षुण्ण। मार्क्स का कहना है कि उत्पादन वृद्धि से बड़े बड़े पूंजीपतियों की संख्या कम होगी और छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे, और इनका यह कथन आज तक भी सत्य नहीं हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे पूंजीपति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। वर्गहीन समाज की स्थापना अव्यावहारिक। मार्क्स का कहना है कि वर्ग संघर्ष के कारण क्रांति होगी और इसके परिणाम स्वरूप सर्वहारा वर्ग के अधिनायक वर्ग की स्थापना होगी और अंत में वर्ग विहीन समाज की स्थापना होने पर राज विलुप्त होगा। किंतु उनकी ये सब बातें कल्पना मात्र ही हैं। हो सकता है कि क्रांति के उपरांत कुछ ऐसे नए वर्ग उत्पन्न हो जाएं जो समाज के सम्मुख नई समस्याएं उत्पन्न करें। अनेक गुटों का अस्तित्व। मार्क्स अपने सिद्धांतों में यह मानकर चलते हैं कि समाज सदैव ही परस्पर विरोधी गुटों में बटा होता है, किंतु मार्क्स की इस विचारधारा को इसलिए नहीं माना जा सकता कि समाज में सदैव दो गुट नहीं रहते। इसके अतिरिक्त और भी गुट रहते हैं। आधुनिक युग में एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण मध्यम वर्ग का भी विकास हुआ है। यह वर्ग में प्रबंधक, कुशल कारीगर, अफसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि सम्मिलित हैं। प्रत्येक गुट में विरोध का अस्तित्व।
मार्क्स का यह मत है कि वर्ग में कोई विरोधी तत्व नहीं होते, सत्य नहीं माना जा सकता। इसका कारण यह है कि प्रत्येक गुट कोई ठोस इकाई नहीं होती, प्रत्येक गुट में कोई ना कोई विरोधी तत्व अवश्य मिलता है। श्रमिकों के हित एक समान। मार्क्स का यह कथन भी स्वीकार नहीं है कि प्रत्येक देश के श्रमिकों के हित समान एक ही होते हैं। प्रत्येक देश की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए श्रमिकों के हित में भी प्रत्येक देश में भिन्नता पाई जाती है। श्रमिक वर्गों की निर्धनता का सिद्धांत अव्यावहारिक। मार्क्स का यह कथन है कि सैन्य श्रमिक सदैव निर्धन होते जाएंगे और पूंजी छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होती जाएगी, सत्य नहीं निकलता। आज श्रमिक वर्ग उस सीमा तक निर्धन नहीं है जिस सीमा की कल्पना मार्क्स ने की थी। मध्यम वर्ग की उत्पत्ति। मार्क्स ने यह कहा था कि वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीपतियों का विनाश होगा और समाज में अन्य किसी वर्ग की उत्पत्ति नहीं होगी, किंतु मार्क्स की यह बात भी सत्य सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि पूंजीवाद की समाप्ति नहीं हुई है और साथ ही साथ एक नवीन मध्यम वर्ग का जन्म हो गया है। श्रमिकों में एकता कल्पना मात्र। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिकों में वर्ग चेतना का उदय होगा और समस्त श्रमिक एक हो जाएंगे, सत्य सिद्ध नहीं हो सकता। निष्कर्ष। उक्त आलोचना के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में पूंजीवाद ने स्वयं को परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालकर विनाश से बचा लिया है और मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के आधार पर कोई हुई अधिकांश जो भविष्यवाणियां हैं वह असत्य ही सिद्ध हुआ है, असत्य सिद्ध कर दी गई हैं।